Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the last lecture for Class 9 Geography Chapter 2 Physical Features of India. In this lecture, we are going to study about two topics. यहाँ पर हम डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड्स के बारे में. We have already covered all the major topics of this chapter. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ही छोटे हैं तो एक ही लेक्चर में दोनों को कवर करेंगे. So let us start with the Indian desert. डेजर्ट का मतलब होता क्या है? डेजर्ट मतलब एक ऐसा फिजिकल फीचर, एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन जहाँ पर आपको सैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है. जैसे हम अपने नॉर्मल रीजन्स में देखते हैं मिट्टी होती है, सॉइल, लेकिन डेजर्ट में हमको बहुत ही लंबी टेरिटरी में, बहुत ही ब्रॉड टेरिटरी में हमको सैंड देखने को मिलती है. अब सैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या है? सैंड का मतलब है रेत, ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं, साथ में जिनमें मॉइस्चर को कंटेन करने की कैपेसिटी नहीं है ना. अगर आप रेत में थोड़ी देर के लिए पानी डालोगे तो थोड़ी देर गीली रहेगी और उसके बाद वो सोख लेगी. पूरा जो पानी है उसको सोखने का मतलब क्या है कि वो वहाँ से एवेपोरेट हो जाएगा. कंटेन करने की क्वालिटी सॉइल में होती है, ना कि सैंड में होती है. सेम वाटर की तरह सेम क्या होता है मिनरल्स के साथ. सॉइल जो है वो मिनरल्स को कैरी कर सकती है, कंटेन कर सकती है, लेकिन सैंड जो है वो मिनरल्स को कंटेन नहीं कर सकती. दैट इज़ वाई आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देख रहे होंगे, छोटा सा पिक्चर है, दैट इज़ अबाउट द डेजर्ट, है ना. यहाँ पर आपको बहुत एरिया जो है वो येलोइश दिख रहा है. क्यों? क्योंकि ग्रीनरी नहीं है. और ग्रीनरी कैसे आएगी? जब मिट्टी होगी, पानी होगा. दोनों चीज़ों की कमी के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर बनी है इसमें कुछ फीमेल्स हैं जो पानी के मटके सर पे रख कर कैरी करके ले जा रही हैं. क्यों? क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी कम है. इन दिस मैप यू कैन सी कि अरावली रेंज जो है ना, ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, इसके वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो अरावली रेंज है उसके भी नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है. मतलब ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ राजस्थान, और यहीं पर आपको डेजर्ट को देखने मिल जाएगा. इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद दी सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के पहाड़ जो कि हर समय बनते और बिगड़ते रहते हैं. जैसी हवा चलती है, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है वहाँ पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हवा चलेगी तो वहाँ से मिट कर दूसरी जगह बन जाएंगे. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. अब यहाँ पर इतना कम मॉइस्चर होने का कारण क्या है? यहाँ पर रेनफॉल ही बहुत कम होती है. साल भर में पर ईयर सिर्फ और सिर्फ 150 mm रेनफॉल ही इनको मिल पाती है. mm मतलब मिलीमीटर. ये mm और सेंटीमीटर वगैरह क्या होता है? जितनी भी साल भर में रेनफॉल होती है उसकी हम गहराई को नापने की कोशिश करते हैं. इट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट. एरिड का मतलब होता है ड्राई, है ना. तो डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है? एरिड या ड्राई विथ लो वेजिटेशन कवर. अब वेजिटेशन का मतलब क्या है? वेजिटेशन मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे जितने भी प्लांट्स और ट्रीज ग्रो कर रहे हैं उनको हम नाम देंगे वेजिटेशन. अब वेजिटेशन कवर जो है वो कम क्यों है? क्योंकि पानी नहीं है, रेनफॉल कम हो रही है ना. रेनफॉल कम है और साथ में सॉइल नहीं है. बहुत ही कम एरिया में सॉइल है जहाँ पर वेजिटेशन हो सकता है. अदरवाइज बाकी जगहों में क्या है? सैंड ही है. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Duni is the only large river in this region. यहाँ पर रिवर्स के साथ भी क्या प्रॉब्लम है कि पेरेनियल रिवर्स नहीं है. पेरेनियल मीन्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर सिर्फ रेनी सीजन में जब नदियों में थोड़ा सा पानी आता है तो वो दिखती हैं. बाकी समय रिवर्स में बहुत ही कम पानी रहता है और ज़्यादातर वो भी एवेपोरेट हो जाता है, सैंडी एरिया में कन्वर्ट हो जाती हैं रिवर्स, क्योंकि एवेपोरेशन ज़्यादा है. एवेपोरेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट हॉट है. दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स भी साल भर नहीं दिखती. लूनी सिर्फ इकलौती ऐसी रीजन है इस एरिया की, इस रिवर है एक रीजन की जो साल भर दिखेगी आपको. देन बरकान्स, क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स cover larger areas but longitudinal dunes become more prominent near Indo-Pakistan boundary.
इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरकान्स। बरकान्स क्या है? सैंड ड्यून्स के एक स्पेसिफिक शेप को बरकान्स बोलते हैं, जो क्रिसेंट मून की तरह होता है ना। मतलब कि जो सैंड ड्यून्स बनते हैं वो काफ़ी पतले बनते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बरकान्स। अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आप इनको देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में एक चीज़ और हम जानेंगे कि वेजिटेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। जैसे हमारे यहाँ हम नॉर्मल रीजन्स में देखते हैं, प्लेन एरियाज़ में देखते हैं कि ट्रीज़ की हाइट बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर ट्रीज़ नहीं होकर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, राइट। और यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? आपने देखा होगा कैक्टस, ठीक है। ये जो आप कैक्टस देखते हैं आपको लगता होगा कि ये कैक्टस में जो ये वाला हिस्सा है ये एक्चुअली लीफ है। नहीं, दिस इज़ दी स्टेम। और स्टेम भी कैसा है? आप अगर कैक्टस को टच करेंगे तो आपको एक वैक्सी सब्सटेंस जैसा वहाँ पर फील होगा। वो क्यों आता है स्टेम के ऊपर? ताकि स्टेम से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अब ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन का मतलब जब भी प्लांट्स की स्टेम्स और उनके लीफ से इवेपोरेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्लांट से भी होता है, लीफ से भी होता है, स्टेम से भी होता है। तो यहाँ पर डेजर्ट में वैसे ही वेजिटेशन जो है उसके पास पानी कम है ना, वाटर स्कैरसिटी है, रेनफॉल भी कम है, ड्राई रीजन है। तो यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज़ किया अपनी, और वहाँ पर क्या किया, अपनी स्किन के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस को वो खुद से ग्रो करने लगे, जिसके कारण क्या होता है, वैक्सी सब्सटेंस है तो उसके कारण ट्रांसपीरेशन बहुत ही कम होता है। और फिर कैक्टस में आप जो यहाँ पर ये कांटे देखते हैं, है ना, दीज आर एक्चुअली दी लीव्स। लीव्स ने अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है कि वो कांटे के शेप में बनने लगी है। कांटे के शेप में बनती है तो ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाता है। इसकी मदद से क्या होता है कि ड्राई रीजन्स में भी कैक्टस जैसे प्लांट अपने आप की ग्रोथ के लिए वाटर को इवेपोरेट होने से प्रिवेंट कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी इंडियन डेजर्ट। इसके बाद आज के लास्ट टॉपिक, और आई गेस इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, दैट इज आइलैंड्स। आई हैव टोल्ड यू आइलैंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एरियाज विच आर ऐसा लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड्स। हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ एन आइलैंड। ये जो आपको ग्रीनरी दिख रही है दिस इज एक्चुअली एक लैंड पार्ट है जिसके ऊपर काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो कर गए और ये सब तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो दिस इज एन आइलैंड। Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Lakkadweep, Minicoy and Amindeep. In 1973 these were named as Lakshadweep. और इनका टोटल एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपने देखा होगा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लक्षद्वीप किसी एक आइलैंड का नाम नहीं है ना। यहाँ पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स उस एरिया में स्कैटर्ड थे जिनको हमने इकट्ठा नाम दे दिया है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसके अंदर भी डिविजन्स है ना, जिनको पहले नाम दिया गया था लक्कद्वीप, मिनीकॉय एंड अमिनद्वीप। फिर 1973 में इनका एक नाम रख दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड, जिसका एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी कैपिटल क्या है? कावरती। The island group has great diversity of flora and fauna. The Piti Island, which is uninhabited, had a bird sanctuary. लक्षद्वीप में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ पर फ्लोरा और फौना दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स हैं सबको फ्लोरा बोलेंगे, और फौना मतलब जितने भी एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में बर्ड्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, रेप्टाइल्स भी इंक्लूड होंगे, सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? आपके फौना के अंदर। लक्षद्वीप आइलैंड की खासियत क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ कोरल्स। कोरल्स का मतलब है एक कैल्शियम काइंड ऑफ सब्सटेंस जो कि पॉलिप से मिल रहा है। पॉलिप क्या होते हैं? ओशन के अंदर हमको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनका नाम होता है पॉलिप्स, है ना, जो साथ में इकट्ठे रहते हैं। मतलब बहुत सारे पॉलिप्स जो हैं वो एक साथ ग्रुप में रहते हैं, उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब इनका जो स्केलेटन है,
इनकी डेथ के बाद जब स्केलेटन बचता है तो वो कहीं ख़त्म नहीं होता है ना, वो वहीं पर रहता है। बहुत सारे पॉलिप्स क्योंकि ग्रुप में रहते हैं तो कैल्शियम जो है, मतलब जो बोन्स हैं उनकी, जो स्केलेटन है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बना लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यही हार्ड सब्सटेंस क्या करते हैं बाद में, जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं है ना, एरिया बढ़ जाता है और बहुत सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो ये आइलैंड्स बना लेते हैं। तो उसी तरीके का आइलैंड है आपका लक्षद्वीप। Now you see elongated chain of islands located in Bay of Bengal, extending from the north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into two broad categories, Andaman in the north and Nicobar in the south. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड जो देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर हैं, अरेबियन सी में। लेकिन जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं दे आर लोकेटेड इन दी बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड्स को क्या माना गया है कि वो कोरल से बने हुए हैं, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है ये माना जाता है कि ये उन माउंटेन्स के ऊपरी हिस्से हैं जो कि पानी में डूबे हुए, सबमरीन माउंटेन्स जो कि पानी में डूबे हुए हैं। These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has a thick forest cover. देखो यहाँ पर आपको NCERT में आइलैंड्स तो दिखाए गए हैं लेकिन डिटेल्ड आइलैंड्स नहीं दिखाए गए। सी ये है आपका अरेबियन सी और यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं दीज आर दी आइलैंड्स। और यहाँ पर आप ईस्टर्न डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल में देखेंगे सो दीज आर दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नॉर्दर्न एरिया में जो आइलैंड्स हैं उनको अंडमान आइलैंड्स बोला गया है, साउथ में जो है उनको निकोबार आइलैंड्स बोला गया है। देखो यहाँ पर दोनों आइलैंड्स के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन आप अपनी एटलस खोलोगे और उसमें इंडेक्स में देखना जहाँ पर आइलैंड्स लिखा हुआ है तो वहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान आइलैंड्स दोनों के लिए एक ही पेज पर बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहाँ पर आपको सारे निकोबार आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स, फिर इनके कितने पार्ट्स हैं, ये सब कुछ भी डिटेल में बताया गया है। आई विल ट्राई, अगर मैं आपको ये सब चीज़ें एटलस से दिखा पाती हूँ तो मैं दिखा दूँगी, अदरवाइज़ आप गूगल पे भी देख सकते हैं मैप्स में खोलकर, या फिर सबसे अच्छा है एटलस पर देखो तो ज़्यादा याद रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आइलैंड्स। A detailed account of the different physiographic units highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and make the country richer in its natural resources. हमने इस चैप्टर में जितने भी फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है वो सारे के सारे काफ़ी डिफरेंट हैं और एक यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को, वहाँ की डाइवर्सिटी को। बट सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो सब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। कैसे? जैसे हमने देखा था कि हिमालयाज से क्या बन रहे हैं आपके, हिमालय से पर से बहने वाली रिवर से आपके नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाते हैं। फिर प्लेट्यूज से बहुत सारे आपको मिनरल्स मिल रहे हैं जिसके कारण रीजन्स में बहुत इकोनॉमी में डिफरेंस आता है। फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स हमने देखा, कोस्टल रीजन्स हमने देखे, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। The mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. है ना, माउंटेन्स जितने भी हैं जो हिमालयन रीजन्स हैं ये कहीं ना कहीं मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, और सोर्स ऑफ वाटर है। कैसे? क्योंकि रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, माउंटेन से, हिमालयाज से। और फॉरेस्ट जो है वो भी बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं इनको ग्रेनरी बोला गया है। ग्रेनरी का मतलब क्या है? ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारा अमाउंट में आप ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंडिया का रीजन है, एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत सारी जगह होता है लेकिन जो एक्सटेंसिव या हम कहें इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है वो कहाँ पर होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। They provide the base for early civilization. The plateau is the storehouse of minerals, just like
We have studied about Chota Nagpur Plateau, which has played a crucial role in the industrialization of the economy, जो कि मदद करता है बहुत सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स जब हम उनको प्रोसेस करते हैं तो हमारे इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो बूस्ट होता है. The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities. Ports are also very important. क्यों? क्योंकि waterways की मदद से जो हम import export कर रहे हैं या हम अपनी ही कंट्री में सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो waterways के थ्रू बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. अगर हम अपनी कंट्री में अवेलेबल सारे फिजिकल फीचर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकें, है ना, हर फिजिकल फीचर की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसका यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. अब एक और मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देती हूँ मैं कि फिज़िकल फीचर्स हमने क्यों पढ़ लिए, ज़रूरी क्या था हमारे लिए इतना फिज़िकल फीचर्स को पढ़ना. ऑब्वियस सी बात है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम इसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं. फिज़िकल फीचर्स का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने कंट्री की ज्योग्राफी को समझें, हम अपने कंट्री में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकें और हम ये देख सकें कि कौन से फिज़िकल फीचर वाला रीजन किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़्यादा सूटेबल है. जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स क्योंकि फर्टाइल जगह है, पानी की अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट सूटेबल है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन. एग्रीकल्चर यानी जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वहाँ पर सबसे बेस्ट तरीके से होगी. लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की ज्योग्राफी को नहीं जानेंगे, अगर हम अपने फिजिकल फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनकी यूनिक फीचर्स को नहीं जानेंगे, तो हो सकता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में हम इंडस्ट्रीज़ लगाने के बारे में बात करें, जो कि एक वेस्ट है हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना. जैसे प्लेट्यू रीजन है, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचेंगे तो दैट इज़ वेरी नाइस. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल यानी जो मिनरल्स और मेटल्स हैं वो आपको प्लेट्यू से आसानी से मिल जाएंगे. लेकिन आप वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के बारे में सोचो तो प्लेट्यू एरिया में उतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो सकता इतना अच्छा एग्रीकल्चर प्लेन एरियाज़ में हो सकता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री. तो यहाँ पर चैप्टर को ख़त्म करते हैं. काफ़ी सारे 6 फिजिकल फीचर्स हम पढ़ चुके हैं, सबके बारे में जान चुके हैं. अब इसमें कोई भी डाउट हो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और प्लीज़ एटलस देखो, साथ में जैसे मैंने आपको अपने हाथ से मैप्स बना के दिखाए, रफ स्केच बनाओ, क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली याद रहने वाला है. और एग्ज़ाम्स में भी अगर आप क्वेश्चन आंसर जब लिखते हैं और अगर आप ये छोटे छोटे डायग्राम्स बना देते हैं, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स की मदद से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं. So don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.